करते थे उसमें मिलता था और सिंबल पर देते थे। एक दो बार जाना पड़ेगा भाई, तो मेरा मैच हो गया। और हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी थी। इतिहास ने ऐसी करवट बदली है। मैं इस सभा में आज ठाकुर जी की याद के साथ ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी तरह मिजरेबली घोटालों से घिर गई। 2G, कॉमनवेल्थ, कोल ब्लॉक। मैं आपसे कहूं कि बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी इतिहास में कभी इतने नीचे नहीं गई। इमरजेंसी लगाने के बाद भी बहुत बड़ी पार्टी पूरे साउथ में, उत्तर भारत में जरूर हम लोग जीत गए थे। जयप्रकाश जी का, और ये भी याद रखना कि हमारी पार्टी की इतनी ताकत थी कि उसके चलते उत्तर भारत में जो आपातकाल था उसके खिलाफ जो संघर्ष संग्राम हुआ, उसमें हमारी पार्टी के लोग थे जिन्होंने एक दिन भी, आज बहुत राष्ट्र की और बहुत ज़्यादा बहादुरी की बात लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके भीतर माफ़ी मांगने वालों की इतनी संख्या थी, उसका मैं जिक्र वर्णन करूं तो बहुत लंबी थी, लेकिन अकेली ये पार्टी थी। एक आदमी जो आपातकाल था उसके खिलाफ माफ़ी मांगने का काम नहीं किया। ये हमारा संस्कार था। 2 नंबर की पार्टी थी, उसे 9 टुकड़ों में, कभी लोग कहते हैं 9 खंड में सबसे पहले चिमन भाई भागता है, जैसे ही मंडल लगता है पूरी सरकार लेके भाग जाता है। एक बार जब मुरारजी भाई और चौधरी चरण सिंह के बीच में झगड़ा हुआ तो भजनलाल लेके पूरी सरकार गया था। और जब हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का एक कदम उठाया गया, उस कदम से कोई मुल्क नहीं बदलता, समाज नहीं बदलता, उसके खिलाफ भी कितने षड्यंत्र हो रहे हैं इसका कुछ कहने का नहीं है, वर्णन नहीं कर सकता, समय नहीं है। लेकिन इसे इस शक्ल में करने का, इसी पार्टी को जिनसे ताकत मिली थी, चाहे वो जयप्रकाश जी थे, चाहे वो चौधरी चरण सिंह थे, चाहे परपुरी जी थे, और लोगों का नाम में लूं समय चला जाएगा, लेकिन जिन लोगों को इससे ताकत और सामर्थ्य मिली थी उन्होंने पार्टी तोड़ने का जन्म से इसे यही संस्कार था कि हमारा नहीं पटेगा तब दो बढ़ जाते, और उसमें कोई एक आदमी नहीं, हम सब लोग शरीक हैं। आज देश के सामने जो चुनौती है वो बगैर पार्टी के हथियार के नहीं उसका मुकाबला हो सकता है। क्या क्या नहीं हो रहा, यानी वादे किए जा रहे हैं। ये गंगा है यही बाजू में, यही कहा था कि गंगा को हम निर्मल करेंगे, और सब वादे थे। लोकशाही में वादों के साथ घात करना, हमारी पार्टी आज भी ये वादा कर सकती, दावा कर सकती है कि हमने जो जनता से कहा है उसे ईमानदारी से हम लोग एक एक बात को आज भी जो कहते हैं, कहा है मैनिफेस्टो में, 7 निश्चय हमारे पुरखों की विरासत है, पूरा करते हैं। और ये सारी परिस्थिति, ये इतना बड़ा, केरल से लेकर, कर्नाटक से लेकर, उड़ीसा से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह इस पार्टी का विस्तार था। आज भी इस पार्टी के कितने लोग हैं, मैं उनका वर्णन करना ठीक नहीं मानता, मगर अब एक नया संकट आया है जब से नया बाजार आया, यानी हिंदुस्तान का, मैं कहूं कि सदियों से, हजारों वर्षों से
हिंदुस्तान में आजादी के मायने भी कोई है तो महात्मा जी से सन 32 में किसी ने पूछा कि ये जो आप स्वराज कह रहे हो इसका मतलब क्या है, तो महात्मा जी ने 3 लेख लिखे और उन 3 लेखों में एक बात उन्होंने कही कि सदियों पुरानी कहावत है, जस राजा तस प्रजा। और अंत के अपने आर्टिकल में उन्होंने कहा कि ये कहावत बहुत ताकत रखती, दम रखती है। जैसा राजा उसी तरह के आदर्श प्रजा में होंगे। पेपर से और सबसे ज्यादा बहुसंख्यक समाज दुखी और पीड़ित है, लाचार और बेबस लोग हैं। उनकी आबादी 85% माँ बहन बेटियों को जोड़ दोगे तो वो 90 से पार जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के पास इतना बैलेट पेपर और हम इनकलाब नहीं कर पा रहे, हम बदलाव नहीं कर पा रहे। हमारी पार्टी बड़ी है, छोटी होते जा रही। इसके पीछे मेरे जैसे आदमी का यही मानना है कि यह साधन बीजेपी के पास हो गया, कांग्रेस पास तो है ही। जो इस पार्टी से गए हैं या जो नहीं गए हैं उनके पास साधन जो है कि कमी नहीं है। लोग कहते हैं पार्टियों के पास बड़ा पैसा है, मगर बेईमान कभी नहीं कहते कि जनता दल के पास कभी आज भी हमारा क्यों नहीं जाकर के जांच कर लेते। मैं खुद इस पार्टी को 25 वर्ष से चलाता हूं, 14 साल के जमाने में चलाता था। जाके देखो हमारी पार्टी में क्या बहस चलती है, ट्रांसपेरेंसी। अरे देश की सेकंड पार्टी थी, दूसरे नंबर की पार्टी थी। चरण सिंह का हिसाब देख लो, ठाकुर जी का हिसाब देख लो, राजनाथ का हिसाब देख लो, जॉर्ज फर्नांडिस का हिसाब देख लो। हम उसूल से पार्टी बनाते रहे, उसूल से पार्टी में बदलाव लाते रहे। और हमारे यहाँ अभी है पार्टी का दफ्तर, चले जाओ उसमें हिसाब ले लो। ये चुनाव आयोग है, ये भी बेईमानी करता है। क्यों नहीं सब पार्टियों का खाता बताता है किस पार्टी के पास कितना पैसा है। हम फकीर पार्टी निकलेंगे, हम उसूल की पार्टी निकलेंगे। ऐसी पार्टी बनना चाहिए। यदि हिंदुस्तान के गरीब आदमी को इस सारी बीमारी से दूर करना है जिनका जिक्र है, तो निश्चित तौर पर एक बात जान लीजिए कि अंधेरा दिखाओ लेकिन जब सुबह होती है तो उसको भी बेईमानी दिखाओ, रात भी दिखाओ लेकिन जो सुबह है उसको भी दिखाओ। जो उजले हैं, जो ईमान वाले पार्टी के हैं, क्यों नहीं उनको बताते। जनता दल छोटी पार्टी नहीं है, पार्टी नीचे ऊपर आती है। कभी हमारे पास 150-200 MP थे, कभी 52 थे, आज 2 है। बीजेपी पर नहीं थे क्या? 2 नहीं थे। जब इंदिरा जी की डेथ हो गई, राजीव जी की डेथ हो गई, तो हमारी पार्टी के पास में 3 MP थे। चौधरी साहब के पास चौधरी चरण सिंह जैसा, जिसका नेपाल से लेकर अमृतसर तक जनता जिसके साथ खड़ी थी, और दिल्ली में अकेले चादर बिछाकर बैठा रहता था। इंदिरा जी के बाद यदि कोई आदमी था उसका जिसके पास जनता की ताकत थी, उसका नाम चौधरी चरण सिंह था, मगर फकीर था। क्यों नहीं बताते हो? हिंदुस्तान में हमारी पार्टी के लोग हैं, कहते सब ये नेता बेईमान। अरे बेईमानों, हिंदुस्तान में जनता दल है, समाजवादी आंदोलन है। एक आदमी के ऊपर कोई उंगली उठा के बता दो, मैं इस मंच से निकल कर किसी अपने घर जाकर संन्यास में नहीं। लेकिन तुम सच्चे और ईमान वाले लोगों को भी नहीं दिखाते हो कि ये ईमान वाले लोग हैं। ये समाजवादी अकेले ठाकुर जी नहीं है। कितने नाम लो, मामा वाले स्वर्गीय मधुल में मधुदंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश लोहिया, कितने नाम गिनाऊं मैं, चौधरी चरण सिंह। कहते हो सब नेता बेईमान, क्यों मुल्क को तबाह कर रहे, क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरे जो सच्चे ईमानदार वाले लोग हैं उनका कम से कम इतना तो जिक्र करो कि नहीं ये ईमानदार लोग।
मैं 42 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं। कोई माई का लाल बता दे कि कोई एक आरोप हम पर है। एक बार हवाला का नाम आया मगर आप हर एक तराजू लगा दिया आपने। राजनीति में सारे लोगों को बेईमान करने को तो बता रहा हूं आपको। ये हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था। हिंदुस्तान की आजादी 42 की इसी पार्टी ने हमारे पुरखों ने ली थी। इनमें एक आदमी है, एक दाग है। कबीर ने जो कहा है कि झीनी झीनी बीनी चदरिया दास कबीर जतन से उड़ी जस की तस लर्दीनी चदरिया। क्या है कर्पूरी ठाकुर? क्या है? चलता फिरता। और याद रखो, हिंदुस्तान में कोई इंसान एक पैदा हुआ, उसका नाम कबीर है, जिसकी ना जात है ना मजहब है। ऐसा बान देश है, हर आदमी के साथ कोई जात जुड़ी है, धर्म जुड़ा है, लेकिन एक आदमी है महात्मा कबीर, जिसके नाम पर इंसान, जिसको कह सकते हो इंसान, एक ऐसा हर तरह का बीमारी से ग्रसित यह देश है कि बान देश में एक बार एक आदमी इंसान पैदा हुआ, उसका नाम महात्मा कबीर है। और उसने जो बात कही उस पर हमारे सब नेता, एक नहीं सब नेता, नीतीश कुमार को कुछ भी कहो, लेकिन 12-13 साल से सरकार चला रहा है, कोई उंगली और कोई भाग नहीं है। क्यों? कैसे कहते हो कि देश में ईमान वाले लोग नहीं? कैसे कहते हो कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं? कैसे कहते हो कि सब पार्टी एक सी? अरे क्यों नहीं जाते चुनाव आयोग में? झूठा बात, सुधार होगा, सुधार होगा। क्या सुधार करना चाहते हो? पहले तो ये तो रखो कौन पार्टी के पास कितना माल है, चुनाव आयोग में लिखा हुआ है। और जरा हमारी पार्टी के पास ही माल देख लो, आज का नहीं, 20 साल पहले कितना माल था, 30 साल पहले कितना माल था। मैं यही बात कह करके आपसे यही कहूंगा, ये बैलेट पेपर खतरे में है, ये संविधान खतरे में है, इससे ईमान उठ रहा है। ईमान और बैलेट पेपर में दूरी बढ़ रही है, ये खतरा है। और ये खतरा आपके ऊपर है, किसी दूसरे के नहीं। ये सम्मेलन करना बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पुराने लोगों का भजन कीर्तन होगा। अरे यहाँ तो है इस देश में रिवाज। एक बार रजनीश और हम लोग बहुत साथ रहते थे, जबलपुर का रहने वाला था। हमसे चर्चा करते हुए बोला कि शरद यादव क्यों तक हो रहे, क्यों तबाह हो, क्यों परेशान रहते? अरे ये देश तो मुर्दों का है, जब आदमी मरेगा तब कहेंगे ठीक था, ये जिंदों का देश नहीं। और कहा कि देखो वो चीन है जहां मौत से तुम लड़ा और अपने विचार को धरती पर उतारा। वो देखो रूस। कई उदाहरण मुझे उन्होंने दिए, कई उदाहरण दिए। यो जिंदा कौमें जिंदा आदमी को मानते हैं। यदि डॉक्टर लोहिया को जब उनके जमाने में माना होता तो ये देश आज ऐसा नहीं होता जैसे आज दिख रहा। कर्पूरी ठाकुर को जो ताकत उस समय हमने दी होती, देश ने दी होती, तो आज देश की हालत कुछ अलग होती। तो ईमानदार लोग नहीं है, सब लोग बेईमान है, ये चर्चा रोज चलाना ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए एक बात कहता हूँ, बड़ा मुद्दा है। अब बड़ा मुद्दा जो है, चुप रहो, बड़ा मुद्दा जो है कि बैलेट पेपर और पूंजी के बीच, दोनों बैलेट पेपर और पूंजी मिलते जा रही है, संपत्ति संपदा मिलते जा रही है। जो सरमाएदार है, थैली वाले हैं, उनके साथ बोर्ड जुड़ते जा रहा है। उसे तोड़ो और जाकर के इलाकों में कहो कि जो बैलेट पेपर है वो बेटी की इज्जत से भी बड़ा है, इसे कभी मत बेचना, इसे कभी गड़बड़ नहीं करना। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत कर्पूरी ठाकुर अमर है, कर्पूरी ठाकुर अमर है।
जनता दल यू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विधायक श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, मंच के संचालक प्रदेश जनता दल यू के महासचिव श्री नवीन आर्या जी, मंच पर विराजमान जनता दल यू के राष्ट्रीय नेता आदरणीय शरद यादव जी, प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ भाई, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं माननीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री गुलाम रसूल बलियावी जी, अन्य विधायकगण, विधान परिषद के सभी सम्मानीय सदस्यगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, यहाँ उपस्थित पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े हुए सब हमारे सम्मानित साथीगण, तो वैसे तमाम लोगों को केंद्र सरकार को चाहिए कि उनको किसी न किसी प्रकार से कंपनसेट करे और उनके बारे में सोचे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जो केंद्र का बजट आएगा, नोटबंदी के परिणामों के बारे में लोग बताएंगे, आगे जो कदम उठाना चाहिए उसके बारे में बताएंगे, और जिन लोगों ने, जेन्युइन लोगों ने, खास करके जो गरीब गुरबा लोग जिनका रोजगार छीना है, वैसे लोगों को आप कंपनसेट जरूर करेंगे। और इस प्रकार का साहसिक कदम उठाया, इसको अगले चरण में बढ़ाते जाइए। और एक बात हम लोगों के शुरू से, एक दिन इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि साहब जो पार्टियों को चंदा है 2000 से ऊपर वाला जो भी चंदा हो उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए। उसी दिन हमने कहा 2000 का है, हम तो मानते हैं 1 रुपया का भी चंदा है तो उसका नाम लिखिए कि फला आदमी ने 1 रुपया का चंदा दिया, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अभी हमारे शरद जी दर्द का बयान कर रहे थे, कहां है लेवल प्लेइंग फील्ड? लेवल प्लेइंग फील्ड तो है नहीं पॉलिटिक्स में। और मालूम है साधन संपन्न पार्टियां और साधन संपन्न उम्मीदवार बेइंतहा और बेशुमार धन लगाते हैं चुनाव में। रोक लगनी चाहिए, और जब तक ठीक ढंग से चुनाव सुधार नहीं होगा और जिसमें पैसा लगाने की गुंजाइश ही न बचे, हम तो उस प्रकार का चुनाव सुधार चाहते हैं कि पैसा लगाने की गुंजाइश ही न बचे, ऐसा चुनाव सुधार लाइए, इस प्रकार का चुनाव सुधार लाइए। अब बजट सेशन आने वाला है, जरूर चाहिए। अगर सचमुच काले धन पर काबू पाना है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी और चुनाव लड़ने के लिए अगर कोई पैसा देगा तो स्वाभाविक है बाद में उससे काम लेगा, बाद में काम लेगा। तो इससे समाज में भ्रष्टाचार और बढ़ता है। इसलिए चुनाव सुधार पूरे तौर पर होना चाहिए। हम लोग उसके हिमायती हैं और हम लोगों की मांग है कि चुनाव सुधार के लिए व्यापक प्रस्ताव आने चाहिए, और ये जो धन का लेन देन है पॉलिटिकल पार्टीज का, वो पूरे तौर पर पारदर्शी होना चाहिए, और हर हालत में ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनना चाहिए, वरना पैसे वाले आगे बढ़ जाएं और सिद्धांत वाले और अच्छा काम करने वाले पिछड़ जाएं, ये हमारे लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इसलिए हम पूरे तौर पर काला धन और बेनामी संपत्ति के खिलाफ हैं, और हम लोगों के जो सीमित अधिकार है राज्य में, उसके आधार पर हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर हमला किया है, और भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। 0 टॉलरेंस की नीति हमारी है, और उसी प्रकार से रूल ऑफ लॉ के लिए तो हम इन चीजों पर कोई समझौता नहीं करते। और जो अपना विचार है हम प्रकट करेंगे, रखेंगे अपनी बात, और इसका कोई
मुझको हम लोगों को अपनी बात रखने में किसी प्रकार का संकोच नहीं है और स्पष्ट तौर पर बात होगी। इसलिए समाज को बेहतर बनाने की दिशा में गांधी, लोहिया, जयप्रकाश के विचारों से और बिहार के अंदर जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो समाज में एकता और एकजुटता का भाव होगा, समाज में सद्भाव होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा और उसी के बदौलत बिहार आगे बढ़ेगा। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उस स्थान को फिर से प्राप्त करेंगे और अपने देश भारत की प्रगति में योगदान करेंगे। और जो भी जनता दल यू की शक्ति है, इस शक्ति की बदौलत हम लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। हम लोग को बहुत सुंदर से किए, बहुत बहुत धन्यवाद। खास के आए हुए साथियों को बहुत समय दिए, हम आभारी हैं और आगे भी हम लोग